हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फीटल डिसऑर्डर। इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले फीटल अनीमिया, फिर फीटो मैटरनल हेमरेज, उसके बाद आइसो इम्यूनाइजेशन, इम्यून हाइड्रोप्स, फिर उसका मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो फीटल डिसऑर्डर होता है ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है और स्पोरेडिक भी हो सकता है। क्या क्या? तो एक्वायर्ड, ACQUIRED एक्वायर्ड, जेनेटिक और स्पोराडिक, 3 तरह का हो सकता है। अगर एक्वायर्ड हुआ तो कौन सा होगा? एलो इम्यूनाइजेशन। एलो इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो एंटीजन, फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर में इंटर करता है उसके अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसी को हम एलो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी के समय में ये नेचुरल इवेंट है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इसके अनडिजायरेबल आउटकम आ सकते हैं। दूसरा जेनेटिक। जेनेटिक में कौन सा हो जाएगा? तो कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया या अल्फा 4 थैलेसेमिया। थैलेसेमिया मतलब क्या होता है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो मेनली इसमें जो जितना हेमोग्लोबिन बनना चाहिए उससे कम बनता है। जैसे कि आपको पता है हेमोग्लोबिन में 2 होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अगर अल्फ़ा अफेक्ट हो रहा है हेमोग्लोबिन तो अल्फ़ा 4 थैलेसेमिया होता है, अगर बीटा हो रहा है तो बीटा थैलेसेमिया कहलाता है। तो अल्फ़ा थैलेसेमिया कहने का मतलब है जो हेमोग्लोबिन का अल्फ़ा पार्ट है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। और अगर स्पोरेडिक डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं तो स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? कोई इरेगुलर इंटरवल पे हो या ओनली फ्यू प्लेसेस को अफेक्ट करे। ठीक है, उसको कहते हैं स्पोरेडिक डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज। इसमें हम स्ट्रक्चरल malformation देखते हैं। आते हैं फीटल एनीमिया। फीटल एनीमिया होता क्या है? नॉर्मल जो हमारा फीटल हेमोग्लोबिन का परसेंटेज देखिएगा, नॉर्मल फीटल हेमोग्लोबिन का जो परसेंटेज होता है कब 35 वीक से ज़्यादा में, वो होता है 70 ग्राम पर DL। क्या देखे कि जब फीटस का 35 वीक के बाद हम हेमोग्लोबिन का परसेंटेज चेक करेंगे तो वो होगा 17 ग्राम पर DL। ठीक है। लेकिन फीटल एनीमिया कब होगा? एनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी। और फीटस जो हमारे बेबी बूम के अंदर है उसको हम फीटस कहते हैं। तब जो बूम के अंदर बेबी है उसमें खून की कमी को ही हम फीटल एनीमिया कहते हैं। तो उसमें अगर लेस देन 40 ग्राम पर DL हो जाए तो उसको हम फीटल एनीमिया कहेंगे। कॉजेज क्या क्या हो सकता है? तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो रेड सेल एलो इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या होता है? जब बेबी पास करता है ट्रांसप्लासेंटल पासेज को तो उसमें जो मैटरनल एंटीबॉडी होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है फीटल के रेड सेल को। ये एक इसके बारे में हम एक स्पेसिफिक इसके आगे में एक्सप्लेन करेंगे फीटल एनीमिया के बाद, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अब इसके कारण और क्या क्या हो सकते हैं? तो जो प्लासेंटा का कट हुआ, अभी कट हुआ ना, जब तक प्लासेंटा का कट नहीं होता तब तक हमारे बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कट होने के बाद ही बेबी का जो ब्लड है और जो मदर का ब्लड है वो एक दोनों से क्या होता है? फ्यूज करता है, मतलब मिश्रण होता है, जिसके कारण जो मदर का ब्लड है अगर जैसे कि मदर निगेटिव रही बेबी पॉजिटिव रहा तो हमारे मदर का ब्लड क्या हो जाएगा? सेंसिटाइज हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करने लगेगा। और एंटीबॉडी जब अगर अगला बच्चा हुआ तो उससे क्या होगा? वो एंटीबॉडी बच्चे के RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। इस तरह का प्रोसेस है, आगे बताती हूँ। ठीक है। दूसरा फेटल वेसल परफोरेशन। जब वेसल के समय जब बेबी नॉर्मल सर्कुलेशन करता है फीटस तो उसमें जो परफोरेशन होता है, माँ का खून
का ऑक्सीजन आना और बेबी का कार्बन डाइऑक्साइड जाना, ये सब उस समय होता है। या जब बेबी बाहर निकल जाता है और उसके बाद हम बच्चे को पेट के ऊपर रखते हैं, तब भी फीटल एनीमिया होने का डर है। कब तक? जब तक कि हम क्लैंपिंग ना कर लें, मतलब बिफोर क्लैंपिंग ऑफ कॉर्ड अगर हम नियोनेट्स को एबव द एब्डोमेन रखें, तब भी क्या हो जाएगा? फीटल एनीमिया होने का डर है। ठीक है। अगर क्लैंपिंग होने में डिले हो रहा है तो इसमें फीटल हेमोग्लोबिन 20% बढ़ जाता है। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये वाला तो मैं बता दूंगी कि ये जो एलो इम्यूनाइजेशन होता है ना, एलो इम्यूनाइजेशन के कारण क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट बेबी होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन ये सेकंड बेबी से अफेक्ट करने लगेगा। इस डिजीज़ को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब कि क्या होना? लाइसिस होना, मतलब टूटना, और फीटालिस मतलब फीतल, फीतल के आरबीसी का टूटना। ठीक है। इसलिए इसको हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ भी कहते हैं। ठीक है। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस और न्यूबॉर्न भी कहते हैं, क्योंकि हेमोलाइटिक मतलब भी क्या होता है? आरबीसी का टूटना। ठीक है। इसके बारे में अलग से ही डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसमें कोजेनाइटल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, जैसे कि पार्वो वायरस B19। अगला क्या कह रहा है? ये जो अल्फा 4 थैलेसीमिया है ना, इसके कारण सीवियर अनीमिया हो सकता है और नॉन इम्यून हाइड्रोप्स हो सकता है। जो हमारा हाइड्रोप्स है 2 तरह का होता है, इम्यून और नॉन इम्यून। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फीटल मैटरनल हैमरेज भी सीवियर फीटल एनीमिया कर सकता है। हैमरेज मतलब क्या होता है? खून का बाहर निकलना। अगर ज़्यादा खून बर्बाद होगा तो फीटल एनीमिया तो होने का खतरा है। इसके बारे में सबके टॉपिक का डिस्कशन आगे देखने को मिलेगा। रेयर कॉजेज ऑफ एनीमिया क्या क्या हो सकता है? रेयर कॉजेज मतलब कि कॉज होता है एनीमिया का, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। पहला जो है वो है ब्लैक फैन डायमंड एनीमिया, फैनकोनी एनीमिया। और ये दोनों क्या से रिलेटेड है? आरबीसी के प्रोडक्शन डिसऑर्डर में, मतलब इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। अब रेड सेल इंजाइम पैथी, मतलब जो आरबीसी का जो इंजाइम होता है उसमें डिजीज हो जाए तो उसमें कौन कौन सा डिजीज देखने को मिलता है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। ये दोनों देखिए इंजाइम है, इंजाइम में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होगा। अब आरबीसी के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी जाएगा, जिसके कारण एनीमिया होगा, वो हो जाएगा हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटोसिस या इलिप्टोसाइटोसिस। और माइलो प्रोफारेटिव डिसऑर्डर में ल्यूकीमियाज। अब इसमें मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहला क्या है रेयर कॉज में? कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया। तो इसमें मेनली 2 डिजीज पढ़ना है। ब्लैक फैन डायमंड एनीमिया, इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है। फैनकोमिया एनीमिया, इसमें भी आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा कह रहा है जो आरबीसी का जो इंजाइम है ना, उसमें डिफिशियंसी हो जाना। तो आरबीसी इंजाइम में डिफिशियंसी कौन कौन सा? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या है? इंजाइम है, इसका डिफिशियंसी हो जाना। और पायरुवेट काइनेज का डिफिशियंसी हो जाना। तीसरा कारण क्या बता रहा है? कि जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाना, जैसे कि हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस और इलिप्टोसाइटोसिस। इसके अंदर 2 पढ़ना है। माइलोप्रोफरेटिव डिसऑर्डर, माइलोप्रोफरेटिव डिसऑर्डर में क्या पढ़ना है? ल्यूकेमिया। ठीक है। अब एनीमिया कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो फीटल ब्लड सैंपलिंग के द्वारा या ड्रोपलर के द्वारा। इवैल्यूएशन कैसे होता है? तो फीटल मीडियल सेल्यूलर आर्टरी के द्वारा। ठीक है। ये सब आगे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रो दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब जब फीटल एनीमिया है ये प्रोग्रेसिव हो जाए, मतलब लगातार बढ़ते जाए, तो इसके कारण हार्ट फेलुअर, हाइड्रोसफिटाइलिस और अल्टीमेटली डेथ होने का डर है। इसलिए हमें इसका क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन करना चाहिए। आरएचडी एल्यूमिनाइजेशन को प्रिवेंट करना चाहिए एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन से। ठीक है। अब एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी 2 तरह का होता है, एक होता है आरएच पॉजिटिव और एक होता है आरएच निगेटिव। ठीक है।
RH पॉजिटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये RH पॉजिटिव कहलाता है। इसमें डी एंटीजन एब्सेंट होता है, इसलिए ये RH निगेटिव कहलाता है। लेकिन अब समझ लीजिए, अभी वही बेबी का बता रहे थे ना, बेबी क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, और माँ क्या है, निगेटिव है। कि अब जब बेबी बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चला जाएगा माँ के पास, ठीक है, माँ के पास चला गया। पहला बेबी तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाते बनाते बेबी निकल गया। लेकिन अब माँ क्या करेगी, ये पॉजिटिव के अगेंस्ट में तैयार कर देगी एंटी डी। अब एंटी डी तैयार कर दे, मतलब कि अगला बेबी जो भी होगा उसमें ये एंटी डी क्या करेगा, उस बेबी के आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये वर्क होता है, ठीक है। तो उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फीटल एनीमिया का, कैसे, तो MCA ड्रॉपलर स्टडी से या इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन से, और उसके बाद उसके प्रिवेंशन का काम करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, रेड सेल एल्यूमिनाइजेशन। रेड सेल एल्यूमिनाइजेशन, इसमें जो आरबीसी है ना, उसमें एल्यूमिनाइजेशन हो जाना। कहने का क्या मतलब है कि अपने आरबीसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार कर देना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगा वो है ब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। अब इसमें होता क्या है, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टो मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, फीटालिस मतलब फीटल। फीटल का आरबीसी का ब्रेक डाउन होना है। इसका शॉर्ट फॉर्म में दूसरा HDNV कहा जाता है, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारी जो माँ होती है वो RH निगेटिव होती है, पापा जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। अब RH निगेटिव और RH पॉजिटिव कैसे पता चलता है, तो RH पॉजिटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और RH निगेटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें दो केस हो जाएगा, अगर या तो बच्चा क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा या RH निगेटिव होगा, ठीक है। अगर RH निगेटिव हुआ तो माँ का भी RH निगेटिव है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन RH पॉजिटिव हुआ तब ये बहुत सारा प्रॉब्लम करेगा। जब फर्स्ट डिलीवरी में बेबी क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन सेकेंड डिलीवरी में क्या होता है, जो मदर का ये ब्लड है, आरबीसी है, वो एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। तो अगर सेकंड बच्चा भी RH पॉजिटिव हुआ तो उसमें सीवियर जॉन्डिस, अनीमिया, ये सब होने का खतरा हो सकता है, और ये बाद में ज़्यादा सीवियर होके क्या होगा, तो फीटस का डेथ हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। इसको डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न या इन फीटस कह सकते हैं। इसमें मेनली ब्लड ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, AB, AB या O। A कैसे पता चलेगा, A एंटीजन होता है। B कैसे पता चलेगा, B एंटीजन होता है। O इसमें H एंटीजन होता है, मतलब A और B कोई भी एंटीजन नहीं होता। जिसमें AB हो, इसमें AB दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमें इसमें क्या देखना है, तो RH ब्लड ग्रुप, ये बहुत ही ज़्यादा मायने हैं, इसी से ये डिजीज होता है। इसमें मेनली 49 ग्रुप होते हैं, लेकिन 5 इम्पोर्टेंट है। कौन सा, D, C, E, C और E। इसमें D है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर D प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव होगा, D एब्सेंट है तो RH निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि फीटस है जो RH पॉजिटिव है और मदर है जो RH निगेटिव है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि फीटस में क्या हो गया, डी एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड में, लेकिन मदर में डी एंटीजन एब्सेंट है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय कुछ नहीं होगा, क्यों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये मान लीजिए
प्लासेंटा है। कौन सा है? ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा का बैरियर या एम्ब्रियोनिक कोरियन का बैरियर। ठीक है, क्या? एम्ब्रियोनिक कोरियन का बैरियर होता है जो मेनली फीटस के सर्कुलेशन को मदर के सर्कुलेशन से ये मिक्स होने से बचाता है। मतलब फीटस में जो आरबीसी है और जो मदर में आरबीसी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे फीटस में हमारा पॉजिटिव है, मदर में हमारा निगेटिव है, तो अभी तो ये बैरियर के कारण ये एक दूसरे से कंसल्ट में नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अब हो रहा है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब क्या हो गया? अब बेबी बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो ये मान लीजिए हमारा फीटस का सर्कुलेशन है और ये मदर का सर्कुलेशन है। तो जब बेबी बाहर आएगा तो उसके पहले क्या होता है? प्लासेंटा का रैप्चर होता है, ये तो आपको पता है। जब प्लासेंटा रैप्चर होता है तब बेबी का जो आरएस पॉजिटिव है वो कुछ मदर के ये आरबीसी में या ब्लड में आ जाता है, जिसके कारण मदर का जिसके कारण क्या होता है ना, अब जो मदर का ब्लड है वो एंटीजन के अगेंस्ट में, क्योंकि आरएस पॉजिटिव क्या हो गया? फॉरेन एंटीजन हो गया, उसके अगेंस्ट में क्या हो जाता है? सेंसिटाइजेशन हो जाता है और एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। लेकिन जब तक एंटीबॉडी तैयार करता है तब तक पहला बेबी का डिलीवरी हो जाता है। लेकिन अब मदर के ब्लड में आरएस पॉजिटिव आ गया, मतलब डी एंटीजन आ गया, तो अब ये रिकॉग्नाइज हो जाता है हमारा बी सेल के द्वारा। मतलब जो प्रेग्नेंट बेबी है या जो मदर है उनके बी सेल के द्वारा ये क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और हेल्पर टी सेल की मदद से क्या? पहले ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा बी सेल के द्वारा और उसके बाद हेल्पर टी सेल के द्वारा ये प्लाज्मा बी सेल में चला जाएगा। ठीक है, अब प्लाज्मा बी सेल में जाने के बाद ये क्या करेगा? तो ये प्लाज्मा बी सेल में जाने के बाद क्रिएट करेगा एंटीबॉडी फॉर डी एंटीजन। तो इनिशियल रिस्पांस में ये IgM बनाता है। ठीक है, तो इनिशियल रिस्पांस में जब ये बनाता है तो इनिशियल एक्सपोजर जो होगा RH एंटीजन का ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो इसके कारण कोई भी ये इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कब ये होता है? जब ये IgG बनाता है, IgG एंटीबॉडी बनाता है। तो ये IgG एंटीबॉडी कब बनाता है? जब ये एक्सपोजर होने के सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में, जिसमें ये जो G है ना IgM तो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन IgG प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण सीवियर जॉन्डिस, एनीमिया ये सब होने का डर है। अगर सीवियर जॉन्डिस हुआ तो ये क्या करेगा? जॉन्डिस ब्रेन तक पहुंच जाएगा, कर्निकटेरस जिसको कहते हैं, और जिसके कारण बाद में बेबी का डेथ भी हो सकता है। तो जो IgG एंटीबॉडी है वो मेनली जनरेट होता है आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी सेंसिटाइजेशन। और सेंसिटाइजेशन कब होगा? जब पहला डिलीवरी होते रहेगा और मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक दूसरे से फ्यूज करेगा। और सेंसिटाइजेशन के बाद अब ये क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को, जिसके कारण RH डिजीज होती है। अगर अगला फीटस क्या हुआ? डी एंटीजन या RH पॉजिटिव हुआ तो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इसके ट्रीटमेंट, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है तो इसके ट्रीटमेंट भी निकल गया है। अगर जो फर्स्ट बेबी है उसका डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी के 72 घंटा के अंदर डी इम्यून ग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RHIG कहते हैं, ये दे दिया जाए तो जो मदर का ब्लड है जो सेंसिटाइज हो जाता है वो क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी बनाना बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए हम देते हैं डी इम्यून ग्लोबिन। तो इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि सेंसिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं रोजीटी टेस्ट। कौन सा? ROSETT रोजीटी
टेस्ट, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है जो फीतल का DRBC है वो मदर के RH निगेटिव ब्लड में है कि नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा तब हम करेंगे एक टेस्ट जिसका नाम है केहॉवर-बेटके एसिड इलूशन टेस्ट। अब ये क्या होता है, तो ये इसको हम केहॉवर टेस्ट भी कहते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें मेजर करता है कि कितना अमाउंट में फीटस का जो हेमोग्लोबिन है वो ट्रांसफ़र हुआ है मदर के ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो परफॉर्म कर सके कि कितना रोधी इम्यून ग्लोबिन का डोज हमें देना है, जिससे कि जो मदर का RH है वो एंटीबॉडी कम बना सकें या बनाने से रोक सके, ताकि जो फ्यूचर में RH पॉजिटिव चिल्ड्रेन हो उसको डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया, कौन सा, तो बेटके टेस्ट, तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो RH पॉजिटिव फीटल सेल प्रेजेंट था मैटरनल सर्कुलेशन में, इसका मतलब ये होता है। तो उसके अनुसार हम डोज को एडमिनिस्टर करते हैं और बेबी को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आते हैं इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो इसका डिटेक्शन हम मेनली ब्लड टाइप और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग को देख के करते हैं। ठीक है, वो भी कब, जब प्रीनेटल विजिट पहला हो ना उस समय। और ये कब किया जाता है, अगर एंटीबॉडी का टेस्टिंग करना है तो उसके में हम कॉम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जैसे कि IgG और IgM। IgG क्या होता है ना, सिर्फ IgG को ही हम कंसर्न करते हैं, IgM से मतलब नहीं होता। क्यों, IgG जो एंटीबॉडी होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, लेकिन IgM एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए जो कंसर्न जो मेन होता है वो होता है IgG एंटीबॉडी। तो हम इसको देखते कैसे हैं, तो टीटर टेस्ट करके। ठीक है, क्रिटिकल टीटर टेस्ट मेनली किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि फीटल एनीमिया डेवलप्ड होगा कि नहीं डेवलप्ड होगा। तो इसका जो रेंज है ना, क्रिटिकल रेंज जो होता है एंटीबॉडी का, वो 1:16 होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तब हेमोलाइटिक डिजीज होने का पॉसिबिलिटी है, जो एक्सेप्शन होता है केल सेंसिटाइजेशन में। आगे जाके ये केल सेंसिटाइजेशन भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए अब इतना तो बता दिए, अब बताते हैं RH इनकम्पेबिलिटी, इस सबको देखते कैसे हैं, RH फैक्टर होता क्या है। तो RH फैक्टर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कि प्रोटीन या एंटीजन प्रेजेंट है। RH फैक्टर निगेटिव हुआ मतलब कि ये जो डी एंटीजन है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो कितने तरह का ब्लड ग्रुप हम पढ़ सकते हैं, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-, इतने तरह का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी के लिए कौन सा होता है, तो A+, A-, B+, B-, ये सबको मेनली देखा जाता है। प्लस वाला माइनस के साथ मेनली शादी ना करने को कहा जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में कौन सा होता है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय में मदर और फीटस को देखा जाता है कि कहीं इसके जो RH प्रोटीन फैक्टर है वो डिफरेंट तो नहीं है। इसी फैक्टर को, इसी कंडीशन को हम RH इनकम्पेबिलिटी देखते हैं। कहीं जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो RH नेगेटिव और जो उनका फीटस है वो RH पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, RH डिजीज होता क्या है, तो RH का फुल फॉर्म होता है रीसस, RSESUS, रीसस डिजीज। ये एक कंडीशन है जहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है प्रेग्नेंट बॉडी में और वो डिस्ट्रॉय करता है बेबी के ब्लड ग्रुप को, जिसको हम हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस और न्यूबॉर्न भी कहते हैं।
इसके लिए पहले जो मदर के बॉडी को सेंसिटाइजेशन होना ज़रूरी है। सेंसिटाइजेशन मतलब कि वो जैसे कि फीटस का ब्लड क्या आया, मदर के पास आया, तो मदर का क्या हो गया, एंटीबॉडी तैयार करने के लिए सेंसिटाइज्ड हो गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, मिसकैरेज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, डिलीवरी और इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब मेनली इवेंट देखने को मिलता है। अभी जो RH एंटीजन है इसमें मेनली D, C, E, बड़ा C और छोटा ई, ये सब इसमें मेनली इम्यूनोजेन प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है? सबसे ज़्यादा D होता है, फिर स्मॉल c, फिर E, फिर कैपिटल E और सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे कम होता है इम्यूनोजेनिक E का। इसलिए हम मेनली जो है ना RH में D एंटीजन को देखते हैं। अगर एक्सपोजर RH पॉजिटिव रेड सेल का एक्सपोजर लेस देन 1 ml हुआ तब भी ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा एंटीजन प्रोडक्शन में जो पर्सन RH नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए इसका स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। अब RHD जीन क्या होता है? RHD जीन, इसका क्या मतलब होता है? ये डिटरमाइन करता है एक्सप्रेशन ऑफ D एंटीजन, और RHCE जीन क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है एक्सप्रेशन ऑफ CCE और E एंटीजन को। ठीक है, और इसमें मेनली क्या देखा जाता है, हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं RH फैक्टर का? तो मेनली 3 प्रोसेस से किया जाता है। पहला है फिशर रेस प्रोसेस, दूसरा है वाइनर प्रोसेस और तीसरा है रोजेन फील्ड FIELD। 3 प्रोसेस से किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा, फिशर रेस नोमेनक्लेचर। इसमें जो टर्मिनोलॉजी होता है वो होता है CDE टर्मिनोलॉजी। ये मेनली यूज किया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, ये डेवलप्ड किसने किया था? तो रोनाल्ड फिशर और रॉबर्ट रेस ने किया था, इसलिए इसका नाम फिशर रेस नोमेनक्लेचर है। इस थ्योरी में बताया गया था कि जो RH एंटीजन है वो कंट्रोल किए जाते हैं 3 सेट ऑफ जीन से। कौन कौन सा 3 सेट ऑफ जीन? द CDE। अब देखिए जैसे कि D है, C है, E है। C का स्मॉल है, C का स्मॉल है, E का भी स्मॉल है, लेकिन D का स्मॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका स्मॉल है ना ये एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए मेनली कितने एंटीजन पाए जाते हैं? 5 एंटीजन पाए जाते हैं। कौन सा? एक तो D एंटीजन, एक CC एंटीजन और एक EC एंटीजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, ये 5 एंटीजन है और ये स्मॉल d एंटीजन आइडेंटिफाई नहीं होता है। ठीक है, ये पहले ही बता दिया था कि 0.1 ml फीतल का जो RH पॉजिटिव है वही काफ़ी रहता है वुमेन, ये RH नेगेटिव वुमेन को क्या करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए। और ये मेनली प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये दोनों, ये क्रोमोसोम नंबर 1 के शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह से होता है क्रोमोसोम, एक होता है शॉर्ट आर्म, एक होता है लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को P कहा जाता है, लॉन्ग आर्म को Q कहा जाता है। ठीक है, तब इससे कितने जीन हो गए? RH लोकस पे मेनली 8 जीन हो गए। अगला जो नोमेनक्लेचर है वो है WIENER नोमेनक्लेचर। इसमें मेनली RH HR टर्मिनोलॉजी यूज होता है। ये रियली यूज होता है लेकिन फिनोटाइप को ये एक्सप्रेशन के लिए सही है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमें पता है हमारा कितना था मेजर फैक्टर 5, तो लिख देते हैं इधर DCECE। तो इसी को लिखा जाता है इस तरह से RHD। यहाँ पे जो कैपिटल C है, कैपिटल C को मैं स्मॉल को इस तरह से कर देती हूँ। ठीक है,
कैपिटल सी को कैसे लिखा गया है, तो आर एच डैश, यहाँ पे 0, आर एच डैश, ई को दिया गया है आर एच डबल डैश, ठीक है। स्मॉल सी को एच आर डैश, ई को एच आर डबल डैश, इस तरह से इसका नेमिंग किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग हैंड वर्जन। ये क्या करता है, तो जो आर एच 0 था, आर एच 0 ये प्रोड्यूस करता है डी एंटीजन को आर बी सी पर, ठीक है। वैसे ही जैसे आर एच डैश था तो ये प्रोड्यूस करता था कैपिटल सी एंटीजन को। इस तरह से इन्होंने नोमेनक्लेचर किया था। अब तीसरा क्या था, रोजेन फील्ड नोमेनक्लेचर। इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, तो नंबर के द्वारा, जैसे कि डी सी ई सी ई, इसको दिए थे आर एच 1, आर एच 2, आर एच 3, आर एच 4, आर एच 5, इस तरह से इन्होंने नोमेनक्लेचर किया था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताती हूँ, लिखा रहेगा डी पॉजिटिव, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, यह है 1। अगर रहेगा ई निगेटिव, इसका क्या मतलब रहा, -3। इस तरह से इन्होंने लिखा था, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब चलिए इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप से बताती हूँ। जैसे कि जीनोटाइप लिखा हुआ है CTE, तो इसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे, आर आर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RH निगेटिव, ठीक है। अब देखिए रहा कैपिटल C, कैपिटल D, E, और इसको कंपेयर किया गया CDE से, तो इसमें D प्रेजेंट है ना कैपिटल, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, R1R, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि R को डिनोट किया गया है स्मॉल CDE से, ठीक है। R1 को क्या से डिनोट किया गया है, तो R1 को डिनोट किया गया कैपिटल C, कैपिटल D और स्मॉल E से, ठीक है। अगर अगला कोई बोलेगा CDE रेशियो CDE, तो इसको कैसे लिखेंगे, R1 रेशियो R1, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि D क्या है, डोमिनेंट है। अब देखिए अगर इस तरह से रहा CDE, इस तरह से, फिर CDE, तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर वाला तो स्मॉल r है और इधर वाला क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, जो पहले वाला C है अगर वो कैपिटल रहा तो उसको R1, और बीच वाला कैपिटल रहा तो R2, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या रहेगा, इस तरह से भी होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अब अगर CDE बाई C, ये स्मॉल c है, ठीक है, कैपिटल D, कैपिटल E, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए ये पहला बड़ा है ना, तो R1, इसमें सेकंड वाला बड़ा है तो R2। अब ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर D कहीं पर भी बड़ा हो तो वो RH पॉजिटिव होगा, अगर D छोटा होगा तो RH नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम CDE लिख सकते हैं फिनोटाइप में। जैसे कि अगर कोई बोलेगा R1R, इसको लिखना है तो CDE में कैसे लिखेंगे, ये फिनोटाइप है, RH फिनोटाइप, अगर उसको CDE में लिखना होगा तो अभी बताए थे R1 में क्या था, C कैपिटल था, ठीक है, D तो कैपिटल रहेगा ही, और उसके बाद E, और स्मॉल का क्या था, तीनों स्मॉल, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको एक शब्द में लिखना रहेगा तो ये जो स्मॉल डी है इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो CDE, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब एक और टर्म है, जो कैपिटल CDE होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, RZ से, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए।
हम देखते आ रहे हैं RH इनकैपेबिलिटी में कि जो मेनली बच्चा होता है, मतलब कि RH नेगेटिव माँ हुई, RH पॉजिटिव बच्चा हुआ, तो क्या होता है, सेकंड बेबी हमेशा अफेक्ट होता है, फर्स्ट बेबी नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभार आप देख लिए कि नहीं, फर्स्ट बेबी ही इन्वॉल्व है, मतलब फर्स्ट बेबी को ही डिजीज हो गया है। ऐसा कैसे? इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रैंड मदर इफेक्ट। नॉर्मली क्या होता है, RH नेगेटिव माँ रहती है, RH पॉजिटिव बच्चा रहता है, तो जब डिलीवरी होता है उस समय जब दोनों मिलते हैं तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। इसके कारण जो फर्स्ट बेबी होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, और उसमें माइनर ही कभी कभार जॉन्डिस देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड बेबी से आपको जॉन्डिस, अनेमिया ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल तो उसके लिए भी ये वैक्सीन आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फर्स्ट बेबी ही डिजीज निकला तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ग्रैंड मदर इफेक्ट के कारण। देखिए, जैसे कि कोई फीटस है वो निगेटिव है, वुमेन के बारे में कहें, कोई बेबी गर्ल फीटस है वो निगेटिव है, उसकी माँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब डिलीवरी हो रहा है तो माँ और बेबी दोनों का क्या होगा, मिक्स होगा ब्लड। तो निगेटिव फीटस में क्या डेवलप्ड हो जाएगा, एंटी डी पॉजिटिव के अगेंस्ट में। अब ये जो निगेटिव फीटस था, बेबी थी, ये बड़ी हुई, अब ये माँ बनी, ठीक है। तो अब ये माँ बनी निगेटिव वाला जिसमें ये है, ये अब प्रेग्नेंट हो गए। अब इसका बच्चा क्या हो गया, वो पॉजिटिव रहा। तो अब ये पॉजिटिव रहा तो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट क्या है, मदर में एंटीबॉडी बना हुआ है, तो ये बच्चे को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इसी को हम कहते हैं ग्रैंड मदर इफेक्ट। माँ से नहीं, नानी से ये आया है, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केल एलो इम्यूनाइजेशन, इसको पढ़ाने से पहले RH इनकम्पेबिलिटी और ABO इनकम्पेबिलिटी के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। RH इनकम्पेबिलिटी में जो पहला बेबी होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि IgM क्रॉस नहीं कर पाता है प्लासेंटा को। ये रेयरी प्रोग्रेसिव है और मेनली अफेक्ट करता है अफ्रीकन अमेरिकन को। ABO इनकम्पेबिलिटी में जो पहला बेबी है उसको क्या होगा, जॉन्डिस होगा, और इसमें जो मदर होगी वो O होगी। मदर क्या होगी, O होगी, O ग्रुप की, और जो फीटस होगा AB या AB ग्रुप का होगा। तो अनीमिया, रेटिकुलोसाइट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और RH इनकम्पेबिलिटी में क्या होता है, तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। पॉजिटिव क्या रहती है, तो हमारी जो माँ रहती है वो RH नेगेटिव रहती है, और जो फीटस रहता है वो RH पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब आते हैं केल एलो इम्यूनाइजेशन में। ये केल एलो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये केल एंटीजन सिस्टम है जिसको केल सेलियानो सिस्टम भी कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ एंटीजन है जो RBC के सरफेस पे पाया जाता है, और इसी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं ब्लड टाइप का, कौन सा ब्लड टाइप है। ये टारगेट करता है ऑटो इम्यून और एलो इम्यून। ऑटो मतलब सेल्फ इम्यून को, और एलो मतलब क्या होता है, अदर इम्यून डिजीज को क्या करता है, टारगेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है RBC को, ठीक है। अप्रॉक्स 90% जो होता है ना वो ये वाइट लोग में देखा गया है, और 98% अफ्रीकन अमेरिकन में देखा गया है। तो 90% क्या होता है, वाइट लोग में देखा गया, 98% अफ्रीकन अमेरिकन में केल निगेटिव देखा गया। केल पॉजिटिव और केल निगेटिव कहने का क्या मतलब है, तो केल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जो इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ एंटीबॉडी बना रहा है स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। अगर आप इनकाउंटर कीजिएगा ना तो ये जो एंटीजन है वे ऑलरेडी सर्विलेंस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और केल निगेटिव कहने का क्या मतलब है कि हेमोलाइटिक डिजीज हो चुका है हमारे न्यूबॉर्न में, क्योंकि मिसमैच हो चुका है मदर और फीटस के बीच में। तो केल पॉजिटिव है तो अच्छा है, केल निगेटिव है तो खराब है।
ठीक है। अब ये जो केल होता है ना टाइप मेनली डिटरमाइन नहीं होता है। 90% में केल सेंसिटाइजेशन केसेस देखने को मिला है, किसमें, तो जिसमें ट्रांसफ्यूजन हुआ है और केल पॉजिटिव ब्लड है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर केल सेंसिटाइजेशन डेवलप्ड हुआ है मदर फीटस इनकम्पेबिलिटी से, तो इसके कारण क्या होगा, ये ज़्यादा सीवियर होंगे RH-D के सेंसिटाइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो केल एंटीबॉडी है ना वो अटैच होता है फीटल बोन मैरो से, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, प्रिकल्सर कहते हैं, और प्रिवेंट करता है हेमोलाइटिक रिस्पॉन्स टू एनीमिया। मतलब कि केल पॉजिटिव अच्छा है, केल नेगेटिव खराब है। अगर इसको ज़्यादा देखना है तो तीतर देखते हैं। तीतर में केल अगर लोअर रहा, इसका मतलब कि 1:8 में, तो केल सेंसिटाइजेशन हो गया। एंटीबॉडी तीतर नॉट बी यूज टू मॉनिटर द केल सेंसिटाइज्ड प्रेगनेंसी। ये मेनली कब किया जाता है, तो ये किया जाता है MCA ड्रोपलर के द्वारा और स्टार्टिंग में 16 to 70 वीक ऑफ गेस्टेशन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एल्गोरिदम। जैसे कि रूटीन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कराए, केल एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया, तो अब क्या चेक करना है, बेसलाइन एंटी केल टीटर कंफर्म करना है, पैटर्निटी को चेक करना है, केल एंटीजन स्टेटस को। अगर केल एंटीजन पॉजिटिव आया, ठीक है, तो टीटर को 4 वीक के बाद फिर से रिपीट करना है। कब, 28 वीक तक, और कंसीडर करना है फीटल जीनोटाइपिंग में। अगर टीटर 1:8 रेशियो से कम आया, मतलब कि फीटल केल एंटीजन निगेटिव है। अगर ज़्यादा आया तो फीटल केल एंटीजन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। नॉर्मल है तो रिपीट करने पड़ेगा एवरी 7 डेज पे। अगर ग्रेटर देन 1.5 है तो डिलीवरी 30 वीक के बाद करवाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 30 वीक से कम कब करवाएंगे, जब इन इट्रो ट्रांसफ्यूजन होया हुआ है फॉर फीटल एनीमिया, और रिपीट करना है फीटल अल्ट्रासाउंड को 7 दिन तक। ठीक है, लेकिन अगर लेस देन रहा तो क्या करेंगे, रिपीट एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एट 28 वीक। ठीक है, उसके बाद अगर डिलीवरी करना है तो कॉम टेस्ट, ये डायरेक्ट कॉम टेस्ट, बिलिरुबिन और हेमोग्लोबिन चेक करेंगे। अगर केल एंटीजन निगेटिव रहा तो रिपीट करेंगे स्क्रीनिंग 28 वीक तक, और डिलीवरी करेंगे चेक करके केल किसका, डायरेक्ट कॉम टेस्ट से। ठीक है, अब आते हैं ABO ब्लड इनकम्पेबिलिटी। इसमें मदर का ब्लड ग्रुप क्या होता है, O रहता है, और बेबी का AB या ABO रहता है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, इसमें जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट हर फीटस RBC। इनकम्पेबिलिटी जो देखने को मिलता है ना ABO, वो मेनली बच्चे में देखा जाता है ना कि फीटस में। क्यों, क्योंकि जो मेजर ब्लड ग्रुप है एंटीजन A, एंटीजन B, ये मेनली जो हेमोलाइटिक डिजीज है वो इन्फेंट में लाता है, न्यूबॉर्न में लाता है, ना कि फीटस में। 20% जो न्यूबॉर्न है उनमें ABO ग्रुप इनकम्पेबिलिटी देखने को मिला है, जिसमें सिर्फ 5% जो हैं जो क्लिनिकली अफेक्टेड हैं, वो भी अनीमिया, माइल्ड अनीमिया से। ये कंडीशन डिफ़र होता है RH इनकम्पेबिलिटी का बहुत सारे एस्पेक्ट में। जो पहला है ABO इनकम्पेबिलिटी, फर्स्ट बॉर्न इन्फेंट में देखा जाता है, सेंसिटाइजेशन अदर ब्लड ग्रुप से हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद माँ क्या रहती है, O रहती है, और उसमें ऑलरेडी क्या होता है, एंटी-A और एंटी-B आइसोएग्लूटिन प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्सपोजर इसमें अदर चीज़ों का एक्सपोजर होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, ABO जो एल्यूमिनाइजेशन है वो फ्यूचर प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करता है, जो CDE में मेनली नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, जो ये IBO एल्यूमिनाइजेशन या इनकम्पेबिलिटी है, इसमें जो एंटी-A और एंटी-B प्रेजेंट होता है वो मेनली IgM होता है। IgM प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसलिए फीटस को कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, फीटल रेड सेल कभी भी A और B एंटीजेनिक साइट पे नहीं होगा। एडल्ट सेल एंड लेस इम्यूनोजेनिक, ये एडल्ट सेल में प्रेजेंट होता है और लेस इम्यूनोजेनिक होता है।
AB एलो इम्यूनाइजेशन मेनली पेडियाट्रिक्स डिजीज देता है, ना कि ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, इसलिए फीटल हेमोलाइसिस के लिए इसमें कोई भी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी नहीं है। अब जो कह रहा है नियोनेटल ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, जैसे कि हाइपरबिलिरुबिनिया, इसमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, इसलिए फोटोथेरेपी करना चाहिए और कभी कभार ज़्यादा हो जाने पे ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। अगला क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। 20 से 30% जो फीटस होते हैं ना, RHD एलोमिनाइज प्रेगनेंसी, उनमें माइल्ड से मॉडरेट हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। विदाउट ट्रीटमेंट, अगर इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनमें हाइड्रोप्स डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ एलो इम्यूनाइजेशन डिटेक्ट हो गया और टीटर क्या रहा बिलो द क्रिटिकल वैल्यू, तो हम 4 वीक पे उसको दोबारा रिपीट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। उसके बाद अगर अभी भी क्या है ये एलोमिनाइजेशन का कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहा है, तो हम वेट करते हैं जब उसका वैल्यू इक्वल टू हो जाए। ठीक है, वंस टीटर रीच द क्रिटिकल वैल्यू देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रिपीटिंग। उसके बाद इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, तो इवाल्युएशन करना चाहिए। मिडिल सेल्युलर आर्टरी ड्रॉपलर वेलोसिटी, ये मेनली अगर नॉर्मल बोला जाए कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होगा, तो ये मेनली होता है 48.98 प्लस माइनस 13.94, इतना हो सकता है। लेकिन जब अनेमिक फीटस है, मतलब जब फीटस है उसको अनेमिया होया हुआ है, तो उसको कितना हेमोग्लोबिन होगा 64.79 प्लस माइनस 11.97। ठीक है, सेंसिटिविटी मेनली इंक्रीज करता है, वेलोसिटी क्या होता है इंक्रीज करता है। और ये जो MCA है ये फीटल एनीमिया के लिए कितना सेंसिटिव है, तो ये मेनली 90.5% और स्पेसिफिक कितना है 78.6%। इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखा जाता है जो MCA है ये 1.5। अब MCA का ग्राफ देखते हैं, या तो इसमें 1.5 से ज़्यादा होगा या 1.5 से कम होगा। तो पहले कम होगा तो क्या होगा, हम उस पर फिर से स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो दो चीज़ देखा जाता है, गेस्टेशनल एज 35 वीक से कम है या ज़्यादा है। अगर 35 वीक से कम है तो हम करते हैं कॉर्डोसिंथेसिस, लेकिन अगर 35 वीक से ज़्यादा है तो हम दो चीज़ करेंगे, या तो लेबर 38 से 39 वीक पे करेंगे, या अगर ज़्यादा हो रहा है तो लंग मैच्योरिटी देखेंगे, स्टेरॉयड देंगे और उसके बाद लेबर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार और चेक बताती हूँ इसके बारे में। मैटरनल एंटीबॉडी टीटर टेस्ट, जिसको इनडायरेक्ट कॉम कहा जाता है, वो अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू रहा तो हम फादर के फीटस के फादर का जीनोटाइप देखेंगे। अगर वो हेमोजाइगस रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर वेलोसिटी करना पड़ेगा। अगर नहीं रहा तो अदर टेस्ट करना पड़ेगा। अगर हेट्रोजाइगस रहा तो मैटरनल का क्या देखना पड़ेगा, RHD जीनोटाइप देखना पड़ेगा, या फिर एमनियोसेंटेसिस करवाना पड़ेगा। अगर एंटीजन नहीं है तो कोई अदर टेस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंटीजन है तो फिर से MCA डॉपलर वेलोमेट्री टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसमें मेनली होता क्या है, तो इसमें वेलोसिटी वेवफॉर्म देखा जाता है कब, तो एनेमिक फीटस का 22 वीक पे, और इसमें मेनली ब्लड वेलोसिटी बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये असेसमेंट किस में किया जाएगा, एक तो फीटल को जब एनीमिया होया हुआ है या फीटल में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखा जाता है तब ये किया जाता है। फीटल एनीमिया मेनली क्यों, तो RH एलो इम्यूनाइजेशन या आइसो इम्यूनाइजेशन के कारण। ठीक है, एनीमिया बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड का विस्कोसिटी घटेगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, जिसके कारण जो ये सिस्टोलिक वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके सिवियरिटी को हम असेसमेंट कैसे करेंगे, दो तरह से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को कैसे लिख सकते हैं, तो ये 0 OD450
इस तरह से लिखा जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड के स्पेसिमेन को यूज किया जाता है, जो मेनली ऑब्टेन किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एमनियोसेंटेसिस से। दूसरा होता है डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, फीटस स्टडी करते हैं डायरेक्ट उसके ब्लड सैम्पलिंग से। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट को अनीमिया है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को अनीमिया है, ठीक है, तो ये अनीमिया क्यों हुआ होगा, रेड सेल एलोइमनाइजेशन के कारण हुआ होगा, जो पढ़ चुके हैं। फीतो मैटरनल हेमरेज के कारण हुआ होगा, जो आगे पढ़ेंगे। इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, या हेमरेजिक डिसऑर्डर के कारण हुआ होगा। ठीक है, तो अनीमिया इन दोनों के कारण दो चीज़ में हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हुआ है, एनीमिया एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस के कारण हुआ है, तो इसके कारण जो हमारा हेपेटिक सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, जिसके कारण जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो घट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके कारण फीटल हाइड्रोप्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये जो हुआ है वो वॉल्यूम ओवरलोड या इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न के कारण हुआ है, तो ये वॉल्यूम ओवरलोड कैसे होगा या इम्पेयर्ड वेनस सिस्टम, तो सेलेक्टेड फीटल एनोमेलीज या प्लासेंटल एनोमेलीज के कारण। तो इसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा, या तो फीटस हाइपोक्सिया टिश्यू हाइपोक्सिया, टिश्यू में अच्छा से ब्लड नहीं जा रहा है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है। अगर टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ है तो भी जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसके कारण फीटल हाइड्रोप्स या हाइड्रोप्स फीटालिस देखने को मिलता है। और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके कारण भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाता है, इसके कारण हाइड्रोप्स फीटालिस देखने को मिलता है, जो हमारे टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्या है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ये मेनली मेजर किया जाता है बिलिरुबिन कंसंट्रेशन के लिए। ये जब हेमोलाइसिस देखते हैं ना सिवियरिटी, तो इनडायरेक्ट असेसमेंट किया जाता है अनीमिया का। एमनियोटिक फ्लूइड बिलिरुबिन मेजर कैसे करते हैं, तो अभी बताए थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, जो डिटरमाइन होता है इस तरह से। ठीक है, इसको मेनली 3 जोन में बांटा गया है। ये किया कब जाता है, 27 से 42 वीक के बीच में। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 इंडिकेट करेगा RH-D निगेटिव फीटस और ओनली माइल्ड डिजीज। जोन 2 फीटल अनीमिया, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 11 से 13 के बीच में रहेगा। जोन 3 सीवियर अनीमिया, इसमें हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 3 से कम रहेगा। ठीक है, फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम ट्रीट करते हैं अनेमिक फीटस को। फीटल अनीमिया में लिए ऑकर होता है जब ब्लड काउंट टू लो हो जाए। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इसलिए फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो क्या हम फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वूम में कर सकते हैं, तो ये एब्डोमेन के थ्रू किया जाता है। कैसे, तो अम्बिलिकल वेन या आर्टरी के थ्रू, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। हाँ, बहुत सारे रीजन है जिसमें चाइल्ड को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जैसे कि सडन लॉस ऑफ ब्लड, लो हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना कर सकते हैं, तो मासिव ट्रांसफ्यूजन इज क्लासिफाइड एज मोर देन 4 यूनिट ऑफ पैक्ड RBC इन एन आवर। 1 आवर में मोर देन 4 यूनिट हम पैक्ड RBC दे सकते हैं, और 24 घंटा में मोर देन 10 यूनिट पैक्ड RBC दे सकते हैं। There is enough blood to replace the average size person entire blood volume। इसके साइड इफ़ेक्ट सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, कि रिएक्शन हो रहा है,
डार्क यूरिन, बैक पेन, चील, डिजीनेस, फीवर, फ्लैंक पेन, ये सब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फीतल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, तो ये बता दिए। इसमें किया क्या जाता है, तो जो फीतल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेनली एनीमिक पेशेंट के लिए होता है, तो ये किस कारण, मान लीजिए कि आरएस इनकैपेबिलिटी या इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एक तो ये रिप्लेस कर दिए, और दूसरा क्या करेंगे, मान लीजिए कि एंटीबॉडी, मदर का ब्लड का एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय हो रहा है बेबी का ब्लड, तो भी हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो फीतल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच होता है ट्रांसफ्यूजिंग के लिए बेबी का। ठीक है, ये कब किया जाता है, तो 19 से 35 वीक में ये मेनली किया जाता है। ठीक है, और क्या ये बिना अल्ट्रासाउंड के गाइडिंग्स के होगा, नहीं, अल्ट्रासाउंड का गाइडिंग लेके करना पड़ता है। ये इसमें एक नीडल को एडमिनिस्टर किया जाता है मैटरनल के एब्डोमेन में, और उसके बाद वहाँ से जाता है ये एम्बिलिकल कॉर्ड में, और फीटल एब्डोमेन में, जो रेयर केसेस में देखा जाता है, उसके बाद वो ट्रांसफ्यूज होता है। प्रिवेंशन ऑफ RH एल्यूमिनाइजेशन इन द प्रेगनेंसी, मान लीजिए पहला बच्चा हो गया, माँ निगेटिव है, फीटस पॉजिटिव है, तो उसमें हम तुरंत क्या करना चाहिए, विदिन 72 आवर्स हमें एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन दे देना चाहिए। तो कितना, तो 300 माइक्रोग्राम एडिशनल डोज देखेंगे अगर फीटोमेटर्नल हेमरेज रहा तो। ठीक है, ये एज सुन एज पॉसिबल दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ तो विदिन 13 डेज ऑफ द बर्थ दे सकते हैं। बाद में ये अगर तब भी नहीं दे पाए तो 28 दिन के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या देते हैं, तो एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, जो मेनली मैन्युफैक्चर होता है ह्यूमन के प्लाज्मा से। अगर एंटी बेबी है जो पॉजिटिव है, मदर है जो निगेटिव है, और डायरेक्ट कॉम टेस्ट में क्या निगेटिव आया, तो बेबी को क्या दिया जाता है, एंटी-डी या RHD IgG दिया जाता है। ठीक है, प्लान ऑफ डिलीवरी, इसमें मेनली 2 चीज़ देखा जाता है। अगर मदर जो है इम्यूनाइज्ड है तो डिसीजन ऑफ डिलीवरी डिपेंड्स ऑन सेवियरिटी, लेकिन अगर अनइम्यूनाइज्ड है तो अगर वेट कर सकते हैं टर्म तक तो वेट करेंगे, अदरवाइज टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, सीवियर केसेस में 2 चीज़ भी देखा जाता है, जो बेबी है 34 वीक के बाद है या 34 वीक के पहले है। अगर 34 वीक से पहले है और लंग इमेच्योर है तो स्टेरॉयड देंगे, और उसके बाद इंट्रायूटेराइन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और अगर 34 वीक से ज़्यादा है तो हम फीटल लंग मैच्योरिटी देखेंगे और उसके बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे।